प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य, समाजशास्त्र और समाज विज्ञानों के अंतर्गत पिछले 3-4 दशकों से जेंडर को लेकर या यौन को लेकर समय समय पर विचार विमर्श होते रहे हैं और यह अध्ययन का विषय भी बन गया है। कई बार हम लिंग यानी सेक्स और यौन यानी जेंडर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर यह है कि जब कभी हम लिंग शब्द की बात करते हैं तो लिंग का तात्पर्य स्त्री पुरुष की शारीरिक बनावट के बीच अंतर है। जब लड़का या लड़की पैदा होती हैं तो पैदा होने के साथ ही प्रकृति से उन्हें एक विशेष शरीर प्राप्त होता है जो एक दूसरे से भिन्न है। इसमें किसी प्रकार की ऊंच या नीच की भावना नहीं है, इसमें कहीं उच्चता या निम्नता नहीं है, परंतु समाज ने प्रारंभ से ही लिंग को लेकर ऊंच नीच की भावना से उसे जोड़ दिया और उसे एक नया शब्द दे दिया जिसे हम जेंडर कहते हैं। इसी जेंडर को लेकर समय समय पर अनेक विद्वानों के बीच विचार विमर्श होता रहा है और यह महसूस किया कि हर समाज में किसी न किसी रूप में हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, अर्थात लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। भारत जैसे देश में तो प्रारंभ से ही स्त्री पुरुष के बीच भेद दिखाई देता है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें लगता है कि कहने को भले ही स्त्री की स्थिति सर्वोच्च मानी गई, देवी का रूप माना गया, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम समाज पर नज़र डालते हैं तो हमें लगता है कि पुरुष प्रधान समाज में, जिसे पितृसत्तात्मक पैट्रियार्टिक सोसाइटी कहते हैं, उसमें पुरुष की स्थिति महिलाओं की स्थिति से उच्च रही है। बहुत सारे अधिकार जो पुरुष के पास रहे हैं वो स्त्रियां उन अधिकारों से वंचित रही हैं। इसी आधार पर यह शब्द जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यह किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विचार विमर्श में हम लिंग शब्द का अर्थ अर्थात सेक्स और जेंडर दोनों का अर्थ, और फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लैंगिक भेदभाव क्या है और कहाँ कहाँ हमें यह लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है, जैसे स्थान, सत्ता और वंश के आधार पर। कहीं पर हमें गृहस्थी के कार्यों में भी भेदभाव दिखाई देता है, भोजन संबंधी व्यवहार में भी हमें भेदभाव दिखाई देता है, भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य के रूप में भी हमें भेदभाव दिखाई देता है। पारंपरिक अपेक्षाएं भी स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव को दर्शाती है, जिसमें दहेज एक पक्ष है, बाल विवाह दूसरा पक्ष है, और फिर समाजीकरण के अंतर्गत भी स्त्री और पुरुष का समाजीकरण का रूप भी अलग अलग दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह स्पष्ट भेदभाव दिखाई देता है और साथ में आर्थिक क्षेत्र में भी हमें लैंगिक भेदभाव दृष्टिगत होता है। तो जब हम बात करते हैं लिंग के अर्थ की, जिसमें सेक्स और जेंडर दोनों आते हैं, समाज वैज्ञानिकों ने समाज और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विश्लेषणात्मक श्रेणियों के रूप में विभिन्न अवधारणाओं का उपयोग किया है। इन अवधारणाओं के उपयोग के माध्यम से समाज वैज्ञानिक विभिन्न श्रेणियां विकसित करते हैं जो समाज में व्यवहार की वैज्ञानिक जांच में सहायक के रूप में या सहायता के रूप में कार्य करती है। इन अवधारणाओं में दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, एक लिंग जिसे सेक्स कहते हैं और दूसरा यौन जिसे जेंडर कहते हैं। ये दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो समाज कार्य, समाज विज्ञान और समाजशास्त्र में प्रारंभ से ही विचार विमर्श का आधार रहा है। लिंग अध्ययन में ऐसी कई अवधारणाएं व्यवहार के अध्ययन के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे हम लिंग शब्द की बात करते हैं तो बहुत पहले 1984 में मैथ्यूज द्वारा फेमिनिस्ट अप्रोच की जब बात की गई तो उसमें सेक्स शब्द की व्याख्या की गई। मैथ्यूज के अनुसार लिंग की अवधारणा इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि प्रत्येक समाज पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर करता है।
इसलिए लिंग शब्द या अवधारणा पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक रूप से समझने और उनके बीच संबंधों के प्रतिमान को निर्धारित करने का एक व्यवस्थित तरीका है। और इसी को आधार बनाकर जेंडर स्टडीज़ जो विषय विकसित हुआ, उसमें जेंडर से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें एक पक्ष लैंगिक भेदभाव भी है, अर्थात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है। पितृसत्तात्मक समाज में प्रारंभ से ही पुरुषों को महिलाओं की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त रहा है। समाज की संरचना, उसका संगठन, उसकी व्यवस्था में लिंग की समानता और असमानता का विशेष महत्व है। लिंग की असमानता पर समाज के संरचनात्मक, संस्थागत और संगठनात्मक ढांचे का प्रभाव पड़ता है। जैसी समाज की संरचना होगी, जैसा संगठन होगा, जैसी व्यवस्था होगी, उसी का प्रभाव समाज में लिंग पर भी पड़ता है। लिंग की असमानता भी समाज के संतुलन, व्यवस्था और विकास को प्रभावित करती है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यह अध्ययन करना होगा कि लैंगिक भेदभाव किसे कहते हैं, इस भेदभाव के कारण कौन कौन से हैं, लिंग की असमानता के कारण स्त्री और पुरुष में किस प्रकार का शोषण हो रहा है, असमानता का शिकार कौन सा वर्ग, स्त्री वर्ग या पुरुष वर्ग है, लिंग के अनुसार समाज की धारणाएं क्या हैं, भेदभाव के क्षेत्र कौन कौन से हैं, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक अधिकारों और उनके व्यवहार में कितना अंतर है आदि की विवेचना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो पहले हमारे को इस शब्द से भी अवगत होना पड़ेगा कि लिंग किसे कहते हैं, अर्थात सेक्स और जेंडर दोनों में क्या भेद है। लिंग और यौन एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए लिंग और लिंग भेद को यौन और यौन भेद के संदर्भ में समझना अधिक सरल है। इसी संदर्भ में लिंग और यौन की परिभाषा और अर्थ की विवेचना की जानी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञानों में, विशेष रूप से प्राणी शास्त्र में, स्त्री पुरुष के जैविक लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इनका जैविक और पुनर्जनन कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। विगत वर्षों में ऐसे अध्ययनों को योनि भेद, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित किया जाने लगा। समाज विज्ञानों, विशेष रूप से समाज कार्य और समाजशास्त्र में स्त्री पुरुषों का अध्ययन लिंग भेद के आधार पर किया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि उन्हें सामाजिक अर्थ प्रदान किया जाए। स्त्री और पुरुष का अध्ययन सामाजिक संबंधों को गहराई से समझने के लिए किया जाता है। योनि भेद जैविक सामाजिक बायोसोशियल कंसेप्ट है, अवधारणा है, और लिंग भेद सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। इस अवधारणा का उपयोग सामाजिक संस्थाओं और संगठनों में पुरुष और महिलाओं के बीच शारीरिक क्षमताओं के आधार पर श्रम विभाजन के लिए किया जाता। तो प्रारंभ में ही श्रम विभाजन को लेकर स्त्री पुरुषों के कार्यों का बंटवारा किया गया कि पुरुष किस प्रकार के कार्य करेंगे और महिलाओं द्वारा समाज में किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। इसी को श्रम विभाजन के साथ जोड़कर समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में दोनों की अपनी अपनी अहम भूमिका थी। परंतु कुछ वर्षों पश्चात ही इस श्रम विभाजन में स्त्री पुरुषों के श्रम को या कार्यों को लेकर उसमें उच्चता और निम्नता का भाव आ गया और यहीं से लैंगिक भेदभाव प्रारंभ हुआ। एक समाजशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण अवधारणा है जेंडर और सेक्स, जिसका उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और अन्य आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यवस्थित और वर्णनात्मक अध्ययन और विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित है, विविधता जिसमें विविधता है, और उस विविधता के माध्यम से इस विषय के अंतर्गत उसका अध्ययन, विश्लेषण और व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे कि पुरुषों और महिलाओं के बीच भेद को हम समझ सकें। इसलिए ऐसी विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर विविधताओं का विश्लेषण और व्याख्या अगर करें तो हम सही परिप्रेक्ष्य में दोनों के बीच भेदभाव को
स्पष्ट समझ सकते हैं। तो ये लैंगिक भेदभाव क्या है, या लिंग भेदभाव क्या है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। जब कभी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो लिंग भेदभाव को स्पष्ट करते हुए यह कह सकते हैं कि यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर नकारात्मक या असमान व्यवहार किया जाता है। इसमें शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य देखभाल तक प्रतिबंधित पहुंच शामिल है, जिसमें असमान वेतन भी है, यौन उत्पीड़न भी है और बहुत कुछ है। लिंग भेदभाव तब होता है जब किसी के साथ उसकी लिंग पहचान के आधार पर असमान और गलत व्यवहार किया जाता है। सभी भेदभावों की तरह लिंग भेदभाव भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत यह स्पष्ट उल्लेखित है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि लिंग और लिंग यानी यौन के बीच अंतर एक हालिया विकास है। उदाहरण के तौर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को लें तो अनुच्छेद 2 में लिखा है, हर कोई इस घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है। सबको बराबर का अधिकार है। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का अत्याचार, किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, जैसे जाति, रंग, लिंग, जिस पर जोर दिया गया, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति, अनुच्छेद 2 में लैंगिक भेदभाव को शामिल किया है। लेकिन इसमें लिंग का उल्लेख नहीं है, सेक्स का नहीं है। इसकी सबसे अधिक संभावना है क्योंकि जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लिखा गया था तो लिंग और यौन यानी जेंडर और सेक्स को एक ही मान लिया गया था। समय बदल गया। वाक्यांश अन्य स्थिति का उपयोग अनुच्छेद 2 में दिए गए अधिकारों का विस्तार करने के लिए किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कैसे संगठन और क्षेत्रीय उपकरणों ने इस वाक्यांश पर आधारित परिवर्तन किए हैं। अब वहाँ पर भी हम जब इसकी व्याख्या करते हैं तो अन्य के साथ हम जेंडर को जोड़कर देखते हैं कि जेंडर के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कब दिखता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें कब दिखता है? लैंगिक भेदभाव हमें कब दिखता है? लैंगिक भेदभाव के अनगिनत उदाहरण हैं जो लैंगिक भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इनमें 3 प्रमुख उदाहरण पर अगर हम करीब से नज़र डालें तो लैंगिक भेदभाव दुनिया भर के समाजों में हर हिस्से को कैसे प्रभावित करता है। लिंग का सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव, हम देखते हैं कि लिंग के साथ समाज और संस्कृति के अंतर्गत भेदभाव किया जाता है। समाज की संरचना पुरुष और स्त्रियों से मिलकर बनती है। इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया। इन दोनों से समाज की व्यवस्था का निर्माण होता है। स्त्री पुरुष दोनों समाज के अंग हैं, दोनों के अपने अपने कार्य हैं, दोनों की अपनी अपनी परिस्थिति है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। उसी संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। समाज की परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष की निश्चित स्थिति और भूमिकाएं होती हैं। समाज की परंपरा के अनुसार लिंग भेद पर आधारित होती है। इन्हें अर्थात सेक्स डिफरेंस है। पुरुष थोड़ा सा कठिन कार्य करेगा तो महिलाएं समाज में थोड़ा सा हल्का काम करेगी। शारीरिक बनावट के आधार पर इन्हें भेदभाव नहीं कहेंगे, इनमें कार्यों का बंटवारा कहेंगे। लेकिन जहां भेदभाव हमें दिखाई देता है उन्हें निम्न स्तर पर देख सकते हैं, जैसे स्थान, सत्ता, वंश तथा लिंग भेदभाव। स्थान असमानांतर से तात्पर्य है कि विवाह के बाद वर या वधु में से कौन अपना जन्म आवास यानी जन्म निवास त्याग कर जीवन साथी के आवास पर जाकर रहता है। और भारत जैसे देश में अधिकतर हमें यह दृष्टिगत होता है क्योंकि यह पितृसत्तात्मक परिवार है, तो पितृ स्थानीय भी है, पितृवंशीय भी है। तो जब पितृ स्थानीय की बात करते हैं तो पुरुष विवाह के पश्चात पत्नी को अपने माता पिता के यहाँ लाकर रखता है। तो
स्थान परिवर्तित हो जाता है। भारत में अधिकतर परंपरा यही है कि विवाह के बाद वधु अपने पति के माता पिता के यहाँ जाकर रहती है। सत्ता का पिता से पुत्र तथा वंश परंपरा पिता से पुत्र की दिशा में हस्तांतरित होते। क्योंकि यह पितृवंशीय परिवार है, वंश का निर्धारण पिता से होता है, सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है, तो स्त्री की इसमें किसी भी प्रकार की स्थिति हमें दृष्टिगत नहीं होती। सभी प्रकार के निर्णय पुरुष लेते हैं, क्योंकि पितृ सत्तात्मक परिवार है। और जब परिवार पितृ सत्तात्मक होते हैं तो महिलाओं के साथ हमें भेदभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। और यहीं से हम कहते हैं सत्ता, स्थान और वंश के आधार पर लैंगिक भेदभाव हमें हर समाज में दिखाई देता है। दूसरा, इसी तरह का अगर भेदभाव देखना चाहें तो गृहस्थी के कार्यों में भी हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। लैंगिक भेदभाव दृष्टिगत होता है। गृहस्थी या कुटुंब के लगभग सभी कार्य, जैसे खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना आदि कार्य स्त्रियों द्वारा ही किए जाते हैं। परिवार के सभी कष्टप्रद कार्य दादी, माँ, बेटी, बहू, बहन आदि अपनी आयु, शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार करती है। तो कार्यों के विभाजन को भी लेकर देखें तो स्त्रियों के साथ भेदभाव हमें दिखाई देता है। इसी तरह से भोजन संबंधी व्यवहार की बात करें तो यहाँ पर भी हमें स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव दिखाई देता है। अनेक सर्वेक्षणों से यह निष्कर्ष निकला है कि परिवारों में गृहिणियों और लड़कियों को खाने से संबंधित अनेक प्रकार के भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। पुरुष वर्ग भोजन पहले करता है और स्त्रियां एवं कन्याएं बाद में खाना कम पड़ने पर स्त्रियों को कम खाने को मिलता है। जहां एक और उनको पौष्टिक आहार अधिक चाहिए, वहां पर समाज में उनके साथ भोजन संबंधी भेदभाव भी किया जाता है। तो जब खाने की बात करते हैं तो पुरुषों और स्त्रियों में भी हमें भेदभाव दिखाई देता है। एक तरफ हम कहते हैं पुरुष पहले भोजन करेगा, महिलाएं बाद में करेंगी। और हमारे राजस्थान में तो कई बार यह भी कहते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि मैं पड़ी चूल्हे में, मतलब जो बचेगा चूल्हे में बाद में वही मेरा भोजन होगा, और पुरुष को पहले भोजन। तो इस तरह से भोजन संबंधी भेदभाव भी हमें दिखाई देता है। फिर भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव। वर्तमान समय में सोनोग्राफी वैज्ञानिक आविष्कार से यह पता लग सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। सोनोग्राफी से पहले लिंग परीक्षण के संबंध में एक तकनीक विकसित हुई जिसको एमनियोसेंटेसिस टेक्निक कहते थे। उस एमनियोसेंटेसिस टेस्टिंग के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण, लिंग का पता लगाकर यह जांच की जाती थी कि लिंग लड़का है या लड़की है। तो जब एमनियोसेंटेसिस टेस्ट की बात करते हैं तो एक बड़ी सी निडल के माध्यम से गर्भ के फ्लूइड को बाहर निकालकर उसका परीक्षण करते थे, और अगर उसमें चमकीला फ्लोरोसेंट है तो लड़की है, और अगर फ्लोरोसेंट नहीं है तो लड़का है। और उसी के आधार पर गर्भ समापन की बात की जाती थी अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है तो। ऐसे बहुत सारे तथ्यों के आधार पर जब बॉम्बे या मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में तथ्यों का संकलन किया गया तो एक साल में 80,000 एबॉर्शंस मुंबई में सिर्फ इसलिए हुए कि गर्भ में लड़की पल रही थी। उसके पश्चात ये तकनीक आ गई सोनोग्राफी, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो हम उसका गर्भपात कराकर समापन कर लें। इस तरह की स्थिति भी हमें बताती है कि समाज में किस तरह से लैंगिक भेदभाव हमें दृष्टिगत होता है। एमनियोसेंटेसिस एवं सोनोग्राफी एक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण है जिसको लिंग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों से यह ज्ञात हो जाए कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है तो गर्भपात के द्वारा इसका समापन करने में भी किसी प्रकार की हिचक नहीं होती। प्रारंभ में तो इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि लड़की के जन्म के बाद उसे मार दिया जाता था, अर्थात बालिका वध की प्रथा थी।
परंतु आज तकनीकी विकास से भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्या को जन्म दिया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लिंग के प्रति कितना भेदभाव समाज में व्याप्त है। जब इसे कानूनी तौर पर बंद नहीं किया गया था, उसके पहले कई ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर इस तरह का बोर्ड आकर्षित करने के लिए लगाया गया कि इन्वेस्ट 500 नाउ एंड सेव 50,000 लेटर ऑन। इसका तात्पर्य है कि अभी आप लिंग परीक्षण के लिए 500 रुपये खर्च कीजिए, पता लग जाएगा कि लिंग में लड़की है, तो भविष्य के 50,000 बचा सकते हैं। यानी जो दहेज और विवाह पर खर्च करते हैं उसका बचाव करना। इस तरह के आकर्षण से कई लोगों ने आकर्षित होकर भ्रूण में पल रहे शिशु के लिंग का जांच करवाकर गर्भपात जैसा कुकृत्य भी किया। हालांकि सरकार ने अब इसे कानूनी तौर पर बंद कर दिया। कोई भी चिकित्सक इस प्रकार से परीक्षण नहीं करेगा और लिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं करेगा। इससे पता लगता है कि हमारे यहाँ पर भ्रूण हत्या जैसी प्रथा इसलिए विकसित हुई क्योंकि लैंगिक भेदभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर लड़की को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, जैसे बालिका वध की प्रथा। कई ऐसे दृष्टांत भी हमारे सामने आते हैं जिसमें बच्ची पैदा होते उसे दूध के ड्रम में डालकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता था। कई जगह पर ऐसी भी प्रथा है कि छोटी छोटी थैलियों में बालू मिट्टी भर के बच्ची पैदा उसके नाक के पास रखकर उसकी श्वास तंत्र को बंद करके उसे मौत के मुंह में धकेल देने जैसी प्रथा भी हमारे यहाँ पर लैंगिक भेदभाव के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह का भेदभाव पारंपरिक अपेक्षाएं लिंग भेद के रूप में भी दिखाई देती है। यौन भेद के आधार पर यह देखा जाए तो स्त्री और पुरुषों से संबंधित अनेक असमान परंपरागत अपेक्षाएं एवं सीमाएं हैं। कन्या, लड़की और स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देर रात तक घर से बाहर नहीं रहें, अकेली एकांत या सुनसान स्थान में नहीं जाएं, आयु में छोटी हो अथवा बड़ी, किंतु नारी वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देर रात तक घर के बाहर नहीं रहें, अकेली एकांत स्थान या सुनसान स्थान पर नहीं जाएं, और अगर जाना है तो पुरुष वर्ग के साथ। जबकि पुरुष वर्ग की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। अगर औरत कुछ दिनों के लिए घर परिवार से बाहर चली जाए तो वापस आने पर उस पर कई प्रकार के दोष लगाए जाते हैं और उन्हें शंकालु दृष्टि से देखा जाता है। जबकि पुरुष वर्ग के प्रति इस प्रकार की भावना हमें समाज में दृष्टिगत नहीं होती है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लैंगिक भेदभाव में स्त्री को कुछ अधिकारों से वंचित रखा है और वही अधिकार पुरुष की अपनी विशेषता है। इसी तरह का भेदभाव दहेज में भी हमें दिखाई देता है। भारत की अधिकांश जातियां और वर्गों में विवाह के समय वर पक्ष वाले कन्या पक्ष से दहेज की मांग करते हैं। वर जितना अधिक सुंदर, कदकाठी, हृष्टपुष्ट, उच्च शिक्षित या उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उच्च जाति और वर्ग का होगा, उसका दहेज मूल्य उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत लड़की के माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी जाति में उसका विवाह करना होता है, चाहे लड़का लड़की से निम्न स्थिति का ही क्यों न हो। अर्थात दहेज लड़की के विवाह पर देना लैंगिक भेदभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यह दिखाई देता है कि लड़का उच्च स्थिति का है तो अधिक दहेज की मांग करेगा, अधिक शिक्षित है तो अधिक दहेज की मांग करेगा। तो यह एक सामाजिक समस्या के रूप में जो दहेज प्रथा विकसित हुई, इसमें भी लैंगिक भेदभाव हमें दिखाई देता है। इसी तरह का भेदभाव हमें विवाह के समय भी देखने को मिलता है। छोटी आयु में यानी बालिका विवाह की प्रथा भी हमें दृष्टिगत होती है। छोटी आयु में विवाह का हानिकारक प्रभाव लड़के की तुलना में लड़की पर अधिक पड़ता है। छोटी या कम परिपक्व आयु में गर्भाधान के कारण प्रसव के समय स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य की देखभाल एवं समय समय पर डॉक्टरी जांच के अभाव पहले से ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का छोटी उम्र में विवाह एक पाप पूर्ण अभिशाप सिद्ध हो जाता है। अर्थात बालिका
विवाह, बाल विवाह के रूप में, जिसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, हालांकि कानूनी तौर पर बहुत पहले से ही इसे बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हमें समाज के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि छोटी छोटी आयु में लड़की और लड़कियों का विवाह हो जाता है। तो लड़के पर उसका बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु लड़कियों पर उसका बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से हमको लगता है कि लैंगिक भेदभाव स्त्री पुरुषों के बीच जो दिखाई देता है उसमें विवाह भी एक प्रमुख आधार है। इसी तरह का भेदभाव समाजीकरण के माध्यम से भी हमें देखने को मिलता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत नवजात शिशु को समाज का सक्रिय सदस्य बनाया जाता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को जन्म के बाद समय समय पर समाज के तौर तरीके, आचार विचार के ढंग, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, मूल्य आदि के से अवगत कराकर उसके अनुकूल आचरण करते हुए सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे कि वह समाज का सक्रिय सदस्य बन जाए, जिसको हम सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो प्राणी शास्त्रीय जीव को सामाजिक प्राणी बनाने वाली प्रक्रिया समाजीकरण है। और जब समाजीकरण होता है तो उसे 4 भागों में बांटकर देखा जाता है: मौखिक अवस्था, शौच सोपान अवस्था, ओडिपस अवस्था और किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को फिर 3 भागों में बांटकर देखा गया है: युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था। इस पूरी प्रक्रिया में भी हमें लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। सभी समाजों में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान भूमिकाओं और कर्तव्यों को पहले पोषा जाता था, जिसकी वयस्क होने पर संबंधित समाज उसे आशा और अपेक्षा करता था। समाज ये अपेक्षा करता है कि जो सिखाया गया है उसे उसने आंतरिकृत कर लिया है और समय आने पर उसने वैसा ही व्यवहार किया। यही समाज की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में होती है जब उसका समाजीकरण होता है। व्यक्ति की अपेक्षित भूमिका और कर्तव्य लिंग, जाति, वर्ग, परिवार आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में यौन भेद मात्र स्त्री पुरुष के शारीरिक अंतर को स्पष्ट करता, लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिसे हम यौन भेद से संबंधित अनेक असमानताओं के रूप में देख सकते हैं। परिवार और समाज लिंग भेद एवं इससे संबंधित अनेक विशेषताओं के कारण पुत्र जन्म का स्वागत करता है तथा कन्या जन्म को अभिशाप मानता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कन्या जन्म से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। यह यौन भेद पर आधारित लिंग असमानता का कारण लिंग से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों, धारणाओं आदि से संबंधित पुरुष प्रधान एवं कन्या अप्रधान मूल्य एवं धारणाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को समाजीकरण के द्वारा हस्तांतरित एवं प्रसारित होती रहती है। पुरुष और स्त्री का योनि भेद या शारीरिक अंतर जन्मजात है, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाजीकरण के द्वारा सिखाया गया तथ्य है, जिसमें महिला के साथ उसे सिखाया जाता है कि उसे इस प्रकार का व्यवहार करना है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से बात नहीं करनी है। उस प्रकार का प्रतिबंध पुरुषों के साथ समाजीकरण की प्रक्रिया में दिखाई नहीं देता है। ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का परिणाम है कि इसमें हमें स्त्री पुरुषों के बीच स्पष्ट भेदभाव समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिखाई देता है। इसी प्रकार का भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी है। लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान और अधिक खर्च किया जाता है और लड़की पर कम। कन्याओं को अनेक परिवारों में कठिन श्रम साध्य विषय है जैसे गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि लेने के लिए निरुत्साहित और मना किया जाता है। इसके विपरीत लड़कों को ऐसे विषय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है, चाहे वो अपनी बहनों से पढ़ने में कमजोर ही क्यों न हो। लड़कों पर शिक्षा खर्च अधिक किया जाता है तथा लड़की पर कम। लड़की के लिए कहा जाता है कि विवाह के बाद उसे घर गृहस्थी की देखभाल करनी है, वह ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। इन उपरोक्त वर्णित लिंग भेदभाव पूर्ण मूल्यों एवं परंपराओं को दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी आदि सभी
नई पीढ़ी को सिखाते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे लिंग भेदभाव में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी तरह का भेदभाव आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। भारत की श्रम शक्ति में स्त्रियों का प्रमुख हिस्सा है, परंतु रोजगार के स्तर और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से यह पुरुषों से पीछे है। वर्तमान में देश में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 35% है। महिलाओं की कुल आबादी 68 करोड़ में से 20 करोड़ महिला श्रमिक हैं। इनमें से अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों की 87% खेतीहर मजदूर हैं। शहरी क्षेत्र में 80% श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे मोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। संगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 60 लाख के आसपास थी। यह देश में संगठित क्षेत्र की कुल रोजगार का 20% है। फैक्ट्री, खान और वृक्षारोपण प्रतिष्ठानों में कुल संख्या का क्रमशः 18, 6 और 51% महिलाएं हैं। इन प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति कितनी भिन्न है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने वाली छोटी मोटी इकाइयों, बीड़ी, तंबाकू, कांच की फैक्ट्रियां, घरेलू नौकरी, सिलाई, कपड़ों में निर्यात उद्योग में महिलाएं प्रमुखतः कार्यरत मिलती हैं। इन क्षेत्रों में महिलाएं सर्वदा छटनी के डर के दबाव में काम करती हैं और उनका अक्सर लैंगिक शोषण भी किया जाता है। इन क्षेत्रों में महिलाओं को अपर्याप्त मजदूरी मिलती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के पास व्यावसायिक विकल्प कम होते हैं। स्त्रियों में व्यावसायिक गतिशीलता सीमित होती है। जब एक ही प्रकार का कार्य स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं, तो स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अधिक श्रम और समय के साथ कार्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समान कार्य के बदले में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन मिलता है। स्त्रियों को सदा जमींदार व ठेकेदार द्वारा शोषण व शारीरिक दुर्व्यवहार किए जाने का दर्द भी बना रहता है। वास्तविकता तो यह है और यहाँ तक है कि गृहिणियों के द्वारा संपन्न किए गए घरेलू कार्य मूल्यवान ही नहीं, बल्कि इनका राष्ट्र की वार्षिक आय में महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं, गृहिणियां गृहस्थी के उपरोक्त वर्णित कार्यों का प्रबंध पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य परायणता, स्नेह और अपनेपन के साथ करती है कि जिससे पति एवं पुरुष वर्ग पारिवारिक चिंताओं से पूर्ण मुक्त होकर अपने अपने व्यावसायिक कार्य क्षेत्र जैसे खेत, फैक्ट्री, कार्यालय, व्यापार व वाणिज्य आदि में कार्य करते रहें और इस प्रकार से परोक्ष रूप से महिलाएं राष्ट्र के उत्पादन में अमूल्य योगदान करती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पुरुष प्रधान समाज में मूल्य गृहिणियों की सेवाओं को उत्पादन नहीं मानकर असमानता को बढ़ावा देते हैं, जो स्पष्ट आर्थिक क्षेत्र में हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रूप में यह दिखाई देता है। तो चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकरण का हो, हर क्षेत्र में हमें महिलाओं और पुरुषों के बीच स्पष्ट भेदभाव देखने को मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इन सारी विवेचन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राणी शास्त्रीय यौन भेद के लक्षणों पर आधारित लिंग भेदभाव यानी यौन भेदभाव सुखी समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। लिंग असमानता सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों के नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती है, जिसमें पुरुष प्रधान होते हैं और स्त्रियां अप्रधान एवं पराश्रित होती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में पुरुष प्रधान संबंधी मूल्यों का हस्तांतरण होता है और स्त्री को सभी क्षेत्र में दयनीय स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए लिंग समानता लाने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया को परिवर्तित करना होगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा स्त्री पुरुष को समानता स्थापित करने के लिए भागीरथ प्रयास करने होंगे। अगर इन सारे प्रयासों पर अगर हम दृष्टिपात करें, ध्यान दें, तो हो सकता है कि समाज में जिस तरह से हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यौन भेदभाव दिखाई देता है, तो समाजीकरण के द्वारा ही यानी परिवार से ही, माता पिता द्वारा
लड़का और लड़की में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान लगभग एक जैसा व्यवहार करते हुए एक जैसे मूल्यों और परंपराओं और भावों से जोड़कर अगर उनका समाजीकरण करें तो वयस्क होने पर समाज में जिस प्रकार से लैंगिक भेदभाव हमें दिखाई देता है, उस तरह का भेदभाव हम खत्म तो नहीं कर सकते पर बहुत कुछ सीमा तक उसे कम कर सकते हैं।